मेमेंटो ये वो मूवी थी जिसके लिए क्रिस्टोफर नोलन को पहली बार ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था और ये वो पहली मूवी थी जिसने नोलन को दुनिया के सामने लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म का प्रेमिस बहुत ही सिंपल है। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट अपनी वाइफ के मर्डर का बदला लेता है। सो कोर में ये एक रिवेंज स्टोरी है। लेकिन आज फिल्म के रिलीज़ होने के लगभग 21 साल बाद लोगों को ये फिल्म अपने प्रेमिस या अपनी एक्टिंग के लिए नहीं याद है। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जो इसे स्पेशल बनाता है? इस मूवी का सबसे स्पेशल पार्ट था कहानी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिल्म में कहानी को बैकवर्डली रिप्रेजेंट किया गया है, क्रोनोलॉजिकली रिवर्स ऑर्डर में। मतलब फिल्म अपने क्लाइमैक्स से शुरू होती है और बिगिनिंग सीन को सबसे अंत में दिखाया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहानी को बताना सिर्फ एक साधारण गिमिक नहीं था नोलन के लिए, और आखिर कैसे ये शख्स उस ऑडियंस को कंसिस्टेंटली अपनी स्टोरी में एंगेज रखता है जिसे ऑलमोस्ट कभी ये पता ही नहीं होता कि फिल्म में चल क्या रहा है। और हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे नोलन ने नॉन लीनियर कंपोनेंट्स का यूज़ करके एक लीनियर नैरेटिव को रिप्रेजेंट किया है। सिनेमा का लंबा इतिहास रहा है ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करने का जिसे गिमिक कहा जा सकता है। इनमें से ज़्यादातर कहानी कहने के तरीके से रिलेटेड होते हैं, जैसे शॉट्स का ऐसा रिप्रेजेंटेशन कि लगे हम खुद सीन का हिस्सा हैं। एक लंबा कॉन्टिन्यूअस शॉट, जैसा रिसेंटली हमने फिल्म 1917 में भी देखा, या फिर 3D विजुअल्स। अगर कहानी सुनाने का कोई एलिमेंट ऐसा हो जो आपके टोटल मूवी एक्सपीरियंस को किसी भी लेवल पर एनहेंस करता है तो उसे एक गिमिक की तरह कंसीडर किया जा सकता है। अगर हम इस नज़रिए से देखें तो स्टोरी को बैकवर्डली सुनाना ऑडियंस को थिएटर तक लाने का एक इंटरेस्टिंग गिमिक हो सकता था। लेकिन मेमेंटो के मामले में ये सिर्फ एक पब्लिसिटी गिमिक नहीं था, क्योंकि मेमेंटो में कहानी इस नॉन लीनियर स्ट्रक्चर से जनरेट नहीं होती, बल्कि स्ट्रक्चर कहानी से जनरेट होता है। कहानी का प्रोटैगनिस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रहा है और उसे पिछले 15 मिनट की चीज़ें ही याद रहती हैं। वेट, व्हाट? या आई नो। नोलान ने ये ट्विस्ट ज़रूर गजनी से चुराया होगा। आवर बिलवेड गजनी। नोलान ने यही गजनी वाला एक्सपीरियंस सारे ऑडियंस को देने की कोशिश की है। पूरी मूवी को हम एक डिमेंशिया के पेशेंट की तरह ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है। I spent months just banging my head against the wall trying to come up with a notion of how do you give the audience experience of not being able to remember things. One day I came up with this notion that if you withhold the information from the audience that's withheld from the protagonist, then you're doing quite a good job of putting them in his head. The way to do that is to structure the story backwards. यही मेमेंटो के स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग प्रिंसिपल है। Okay, so what am I doing? स्ट्रक्चर को बैकवर्डली बनाने से सीन के शुरुआत में ऑडियंस को कभी भी ये आइडिया नहीं रहता कि आखिर हो क्या रहा है। ऑडियंस डिसोरिएंटेड रहती है, बिल्कुल हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरह। Oh, I'm chasing this guy. No, he's chasing me. लेकिन अगर हर सीन के शुरुआत में ही आपको रिजल्ट दे दिया जाए और प्रोसेस को आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करें तो कहानी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकती है। तो आखिर कैसे नोलन ने दर्शकों को इंगेज्ड रखा है? वो मेन वजह जिसके कारण ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीन वर्क करते हैं वो है सवाल, क्वेश्चंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। इन सवालों को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला टाइप है सेंट्रल क्वेश्चन का, जो फिल्म को डिराइव करते हैं। ये ज़्यादातर सवाल फिल्म के शुरुआत के कुछ सीन्स में ही इंट्रोड्यूस्ड हो गए हैं, जैसे प्रोटैगनिस्ट लेनर्ड जब टेडी का मर्डर करता है और हम सोचते हैं कि क्यों लेनर्ड ने टेडी को क्यों मारा। जस्ट लाइक द प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ, क्या यही वो आदमी है जिसने लेनर्ड की वाइफ को मारा था? एंड द कोर क्वेश्चन ऑफ द मूवी, You don't know who you are. लेकिन ये कोर क्वेश्चन पूरी तरह मूवी को इंगेज रखने के लिए इनफ नहीं है। इसीलिए नोलन ने सवालों की दूसरी कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। ये सवाल कई सीन्स में फैले हुए हैं और ये ज़्यादातर पोलराइड फोटोज से रिलेटेड हैं। लेनर्ड जिससे भी मिलता है उसे याद रखने के लिए उसकी एक पोलराइड फोटो ले लेता है एक क्लिप नोट के साथ। Something to remember you by. एक बार जब हम इस मैकेनिक्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम हर फोटो के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेटली के फोटो के पीछे नोट लिखा है, शी हैज़ ऑल्सो लॉस्ट समवन, शी विल हेल्प यू आउट ऑफ पिटी।
लेकिन मिस्ट्री ये है कि इस नोट के ऊपर कुछ और लिखकर काटा गया है, जिसे देखकर हम कंसिस्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि आखिर इस नोट में ऐसा क्या था जिसे बाद में एडिट किया गया। क्या ये एडिटिंग लेनर्ड के अलावा किसी और ने की है? लेनर्ड नेटली के बारे में इनिशियली ऐसा क्या सोचता था जिसे बाद में एडिट कर दिया गया? हम नेटली को भी सस्पिशन से देखना शुरू कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रोटैगनिस्ट देखता है। लेकिन बाद में हमें जवाब मिलता है जब टेडी लेनर्ड को नेटली के बारे में वार्निंग देता है कि वो अनट्रस्टवर्दी है। Take my pen. Write this down. Do not trust her. टेडी के जाते ही लेनर्ड उसका पोलराइड देखता है और इसलिए नेटली के पोलराइड को एडिट करता है। Don't believe his lies. अब हम एक पोलराइड की पजल को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने एक दूसरी पजल है कि लेनर्ड ने टेडी के बारे में ऐसा क्यों लिखा। फिर आते हैं तीसरे टाइप के सवाल। ये वो सवाल है जो सीन बाय सीन बेसिस पर पूछे जाते हैं, लेकिन ये सवाल साधारण थ्रिलर फिल्मों के सवालों से बिल्कुल अलग है। नॉर्मली जब हम एक सिंपल ट्रेडिशनल थ्रिलर मूवी देखते हैं तो हम केवल हर सीन के क्लाइमैक्स का एंटिसिपेशन करते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन यहाँ सीन के शुरुआत में ही हमको क्लाइमैक्स दे दिया जाता है और हम पूरे सीन में ये एंटिसिपेट करते हैं कि व्हाट जस्ट हैपेंड। और जैसे अगला सीन आता है, या फिर अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात की जाए तो जैसे जैसे पिछला सीन आता जाता है वो अगले सीन के सवालों के जवाब देता जाता है, लेकिन साथ में वो कुछ अपने सवाल भी पीछे छोड़ जाता है। कॉन्स्टेंटली सीन्स के बारे में बेसिक इन्फो को सीमित करके नोलन ने सीन्स को इंटरेस्टिंग बनाए रखा है, लेकिन सिर्फ सीन्स के प्रीमिस के सवालों में एक्सप्लोर करने वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकती है। इसलिए नोलन ने मूवी में सैमी जेंकिंस की स्टोरी को ऐड किया है। मेमेंटो लगातार कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दो अलग अलग टाइमलाइंस के सीन्स में बैक एंड फोर्थ करती रहती है। कलर्ड सीन्स जो समय में क्रोनोलॉजिकली बैकवर्ड चलते हैं और ब्लैक एंड वाइट सीन्स जो समय में क्रोनोलॉजिकली फॉरवर्ड चलते हैं। ब्लैक एंड वाइट सीन्स एक फ्लैशबैक की तरह चलते हैं जिसमें लेनर्ड किसी को फोन पर सैमी जेंकिंस की कहानी सुनाता है। सैमी जेंकिंस को भी वही मेमोरी कंडीशन है जो लेनर्ड को है, जिससे लेनर्ड अपने पास्ट लाइफ में तब मिला था जब वो इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर था और वो मेंटली हेल्दी था। ये स्टोरी ऑडियंस के लिए कलर्ड सीन्स के एक्सर्शंस से एक रिलीफ का काम करती है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वे में बताई गई एक ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरी है जैसी स्टोरी सुनने के लिए हमारा दिमाग आदी है। ये सीन्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये लेनर्ड के कैरेक्टर को एक आर्क देते हैं और उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि वो कौन था, उसकी वो कौन सी चॉइसेस थीं जो उसे डिफाइन करती हैं। एक सॉलिड मूवी के लिए वेल डिफाइंड मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में से एक हैं। ये मूवी का वो एस्पेक्ट है जो ऑलमोस्ट डार्क नाइट ट्रिलॉजी के बाद से नोलन की मूवीज़ में नदारद रहने लगा है। इसके बारे में हम आगे के किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहरहाल ब्लैक एंड वाइट सैमी जेंकिंस की कहानी हमें फिनाले समझाने में भी हेल्प करती है जब हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये नोलन के कहानी सुनाने के अंदाज का सबसे खूबसूरत पहलू है। नोलन ने प्लॉट को ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम ब्लैक एंड वाइट में लेनर्ड की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं और करंट जर्नी को सीन बाय सीन बैकवर्डली कलर्ड सीन्स में एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से कि ये मेमेंटो के सीन्स हैं, अगर उन्हें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में दिखाया जाए तो लेफ्ट हाफ सारे ब्लैक एंड वाइट सीन्स हैं जो फ्लैशबैक में चलते हैं और राइट हाफ सारे कलर्ड सीन्स हैं जो क्रोनोलॉजिकली बैकवर्ड चलते हैं। यहाँ क्रिस्टोफर नोलान ने कलर्ड सीन्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया है, जैसे रिवर्स ऑर्डर में देखने पर ये सीन्स एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। इसी दौरान ब्लैक एंड वाइट सीन्स कलर्ड सीन्स को नैरेटिव देते हुए, कैरेक्टर्स को आर्क देते हुए और हमें कहानी की अंडरस्टैंडिंग देते हुए कलर सीन्स की बिगिनिंग की ओर बढ़ते हैं। तो एसेंशियली मूवी का क्लाइमैक्स स्टोरी लाइन के बीच में घटित होता है। इन सारे माइंड बॉगलिंग आइडियाज़ के बाद भी ये मूवी जितनी सेंसिबल लगती है ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। मेमेंटो वो पहली मूवी थी जिसने दुनिया की अटेंशन नोलान ब्रदर्स के डायरेक्शन में मोड़ दी। नोलान ब्रदर्स, सिर्फ क्रिस्टोफर नोलान नहीं, क्योंकि मूवी की कहानी बेस्ड है जोनाथन नोलन की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर। इस मूवी ने दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया था इन दोनों भाइयों से और इनके अनोखे नॉन लीनियर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग के प्रेम से। समय के साथ इन दोनों भाइयों ने प्रूव किया है कि कहानी सुनाने का तरीका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कहानी का कंटेंट। लेखन की कला सिर्फ यूनिक आइडियाज की खोज ही नहीं बल्कि सिंपल आइडियाज का यूनिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ये मूवी प्रूव करती है कि कैसे एक सिंपल रिवेंज स्टोरी को यूनिकली
क्रिएटिविटी के साथ एक बहुत ही उम्दा मूवी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो जाइए और इसे देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही।